नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों, छात्राओं। आज हम लोग फिर इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे और इस इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग एक नया चीज़, नए पैटर्न में विचार करेंगे। ये विचार करेंगे कि वो पैटर्न क्या है, किस तरह से हमारी मदद करेगी अपने सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए। तो आइए हम लोग स्पोकन सीखते हैं। स्पोकन इंग्लिश। कौन सा वीडियो से कर रहा हूँ? बाबू 17th वीडियो। पैटर्न। वन। पहला है दी अफर्मेटिव। दिस प्लस नाउन प्लस इज वाज प्लस वर्थ प्लस बिफोर। द नेगेटिव। दिस प्लस नाउन प्लस इज वाज प्लस नॉट प्लस वर्थ प्लस बिफोर। क्वेश्चनेयर। जैसे पहला, यह किताब पढ़ने के लायक है। अगला, यह घड़ी खरीदने के लायक नहीं था। यह कलम लेने के लायक है। एक और वाक्य लेते हैं, यह घर बेचने के लायक नहीं है। आइए सीखते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से हम लोग वाक्य बोलते हैं, सिचुएशन के अनुसार बोलते हैं, इच्छा के अनुसार बोलते हैं। जैसे, यह किताब खरीदने के लायक है, यह किताब खरीदने के लायक नहीं है, यह कलम बेचने के लायक नहीं है, यह कलम बेचने के लायक है, यह घड़ी देने के लायक था, यह फूल सूंघने के लायक है, यह किताब समझने के लायक है। तो इस तरह के वाक्यों को बोलकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, सहमति को व्यक्त करते हैं। जिस वस्तु के बारे में इस तरह के वाक्य में जिस वस्तु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बोलते हैं, उसके पक्ष विपक्ष में बोलते हैं और अगले की सहमति हाँ में है या ना में है ये लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मानते हैं हम अभी कहे दोस्त यह किताब खरीदने के लायक है, वो बोला हाँ खरीदने के लायक है, ना खरीदने के लायक नहीं है। इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। तो हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से वाक्य होते हैं जिसके साथ हम लोग यह सब करते हैं, जिसके बाद संज्ञा को बोलते हैं और
एक क्रिया का प्रयोग करते हैं और अंत में के लायक है, के लायक था इत्यादि का प्रयोग करते हैं। के लायक है, के लायक नहीं है, के लायक था, के लायक नहीं था। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलने के लिए क्या करेंगे? अगर अफर्मेटिव होगा तो पहले बोलेंगे दिस, उसके बाद नाउन को लिखेंगे, चाहे नाउन को बोलेंगे। वर्तमान काल में वाक्य होगा तो इस का प्रयोग करेंगे, वाक्य भूतकाल में हमको बोलना होगा तो वाच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ष को जोड़ेंगे, वर्ष का मतलब होता है के लायक। उसके बाद वर्ष अंग्रेजी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसके बाद आने वाले क्रिया का चौथा रूप होता है। समझ गए? वर्ष अंग्रेजी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसके बाद आने वाले क्रिया का चौथा रूप होता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे यह किताब पढ़ने के लायक है तो बोलेंगे दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। यह घड़ी खरीदने के लायक नहीं था। दिस वॉच was not worth buying। यह कलम देने के लायक है। दिस पेन इज वर्थ गिविंग। यह घर बेचने के लायक नहीं है। दिस फ्लैट इज नॉट वर्थ सेलिंग। उसी तरह से हम लोग बहुत से वाक्य बोलते हैं। देखिए ओरल में, यह कुर्सी लेने के लायक है। दिस चेयर इज वर्थ टेकिंग। यह चाय पीने के लायक नहीं है। दिस टी इज नॉट वर्थ टेकिंग। यह खाना खाने के लायक नहीं है। दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग चाहे टेकिंग। यह पानी पीने के लायक था। दिस वाटर वॉज वर्थ ड्रिंकिंग। यह जूता लेने के लायक है। दिस शू इज वर्थ परचेजिंग चाहे बाइंग। यह चप्पल बेचने के लायक नहीं था। दिस स्लीपर वाज नॉट वर्थ सेलिंग। अब इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, जवाब भी हम लोग सीख लें। तो इस तरह के वाक्यों का जवाब देने के लिए हम लोग को सीखना जरूरी है। मानते हैं अगला कोई व्यक्ति हमको इस तरह से बोला तो हम कैसे जवाब देंगे। तो हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू रिप्लाई इन द अफर्मेटिव। सविकारात्मक ढंग से जवाब देना होगा। तो सबसे पहले बोलेंगे या प्लस इट इज चाहे इट वॉज। इन द नेगेटिव नो प्लस इट इज इट वॉज प्लस नॉट। चल देखिए बोल के कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं तो हम लोग दो दोस्त हैं, हम लोग दो दोस्त हैं। ये कहा, मानते हैं ये रवि हो गया और ये राकेश हो गया। रवि बोला हेलो राकेश, आई नो दैट दिस बुक इज वर्थ बाइंग। राकेश बोला ओ या इट इज। अफर्मेटिव हो गया। फिर राकेश बोला नो इट इज नॉट। फिर रवि बोला हाय राकेश, आई वांट टू से समथिंग, दिस पेन इज वर्थ गिविंग एज ए गिफ्ट। राकेश बोला या इट इज। फिर नेगेटिव बोला नो इट इज नॉट। तो ऐसा हम सीखेंगे, बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत मस्ट है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पर्सन्स, one be orator and the other be listener. The person who is a good orator should be a good listener. If you need to be a good listener, you will have to be a good orator. एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना होगा और एक अच्छा लिसनर बनने के लिए एक अच्छा orator बनना होगा। जस्ट एज ए कॉइन हैज टू पार्ट्स, or just as everything of this world has two aspects, yes, no,
हियर देयर, सक्सेस एंड फेलियर। उसी तरह से इन कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन वी रिक्वायर टू पर्सन्स, वन टॉकर एंड द अदर लिसनर। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और नेवर थिंक दैट लर्निंग इंग्लिश इज ए हार्ड नट टू क्रेक, नेवर थिंक। It is a child's game. It is easy beyond limitation. But we have to make steps and we have to make steps. तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं, आज हम लोग फिर इस चैनल पर कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश में कुछ नए चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान, जानकारी और अनुभव बहुत ही खूबसूरत शब्द है। इसी से पूरा संसार बना है, इसी से पूरा संसार चल रहा है। तो आइए देखिए कि द यूसेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश हम क्या लेकर आए हैं, क्या आपको बताने जा रहे हैं। जानने की उत्सुकता रखिए। वर्ड्स हैं राइट, फ्लाई और सेंड। क्या है? राइट, फ्लाई और सेंड। ये तीनों शब्द दीज आर, तीनों शब्द सकर्मक क्रिया भी है। ये तीनों शब्द सकर्मक क्रिया भी है और साथ ही साथ असकर्मक क्रिया भी है। क्या बोले हैं हम? तो राइट, फ्लाई और सेंड, ये तीनों वर्ब जो है सकर्मक क्रिया भी है और असकर्मक क्रिया भी है, दोनों है। कैसे पता चलेगा? चलिए राइट के बारे में लिखते हैं पहले। राइट, when it takes a direct object it becomes transitive. When it takes an indirect object, it becomes intransitive. Then two is sure. Before the indirect object. राइट के बारे में हमें नियम बताया जा रहा है कि जब इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, अर्थात वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट आए, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट आए, तब ये सकर्मक क्रिया बन जाता है। और जब इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, अर्थात व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट आए, जैसे मी, हिम, हर, देम, चाहे किसी का नाम, तब यह असकर्मक क्रिया बन जाता है। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू जरूर आता है। जैसे देखिए भर्बी ग्रेसिया, राइट ए लेटर। तो लेटर क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर राइट जो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया।
राइट टू मी, राइट टू मी, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में प्रीपोजिशन आया, और यहाँ पर राइट क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि राइट शब्द जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब है। राइट के बाद जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तब राइट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन जब राइट के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, व्यक्ति सूचक है, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, ठीक, तब वहाँ पर राइट इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, उसके साथ टू जरूर रहेगा। अब आइए हम सेंड के बारे में जानें। कैसे के बारे में जानेंगे, सेंड के बारे में जानेंगे। Send. When it takes a direct object it is called transitive. When it takes an indirect object it is called intransitive. Transitive verb. Then to is sure. Before the indirect object. सेंड शब्द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। जब सेंड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए अर्थात वस्तु सूचक आए तब ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जब इसके बाद कोई इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए अर्थात व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट आए तब ये आपका इंट्रांजिटिव कहलाएगा। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू जरूर आएगा। जैसे यहाँ देखिए वर्ब ग्रेसिया सेंड योर मैसेज। योर मैसेज क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर सेंड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से सेंड टू हिम, हिम क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर सेंड क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो सेंड शब्द आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों है। इसका मतलब होता है भेजना। तो सेंड के बाद जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए वस्तु सूचक आए तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, और जब सेंड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और जब सेंड के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब इसका सब टू जरूर रहेगा। बिना टू का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, चाहे बिना टू का बोलो तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह का वाक्य बोले कि सेंड टू मी, सॉरी सेंड मी, सेंड हिम, सेंड रवि, सेंड राकेश, तो सब गलत वाक्य है। सेंड टू राकेश, सेंड टू हिम, सेंड टू मी, इस तरह के वाक्य सही है। तो सही लिखना सीखे। अब हम लोग फ्लाई के बारे में जानकारी लेते हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और उड़ाना। बहुत ही गुड शब्द है ये फ्लाई। When this verb
comes for birds, when this verb comes for words, so as to indicate the act of soaring, it becomes intransitive. When a personal pronoun comes with it, it becomes transitive, and then an object comes. देखिए फ्लाई शब्द आपका सकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया है। इसका अर्थ होता है उड़ना और उड़ाना, दोनों अर्थ होता है। तो जब उड़ने के अर्थ में इस क्रिया का प्रयोग पक्षियों के लिए करते हैं, तब यहाँ पर फ्लाई जो है असकर्मक क्रिया बन जाता है। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट आएगा भी तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा। लेकिन जब फ्लाई का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ करते हैं उड़ाने के अर्थ में, जब फ्लाई का प्रयोग हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ करते हैं तब ये सकर्मक क्रिया बन जाती है। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा, आना ही आना है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए वर्ब ग्रेसिया, बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर ये शब्द जो है असकर्मक क्रिया है, असकर्मक क्रिया बन गया। अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा भी तो बिना प्रीपोजिशन के नहीं आ सकता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई द स्काई, ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध अर्थ क्या निकलेगा? पक्षियाँ आसमान उड़ती है, गलत है कि नहीं है? तो यहाँ पर फ्लाई और द के बीच में कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए, और प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। तो क्या बन गया? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब आइए इसका प्रयोग हम सकर्मक क्रिया की तरह करें। चांदनी फ्लाइज ए काइट। अब यहाँ पर उड़ने के अर्थ में नहीं किया गया है फ्लाई का प्रयोग, उड़ाने के अर्थ में। यदि हम उसका गलत अनुवाद निकाले तो पहले गलत अनुवाद निकाल लेते हैं। चांदनी एक पतंग उड़ती है, नहीं ये गलत है। चांदनी एक पतंग उड़ाती है। आपका क्या नाम है? विकास फ्लाइज ए ब्यूटीफुल काइट। फिर इसका हम लोग गलत अनुवाद निकाले। विकास एक खूबसूरत पतंग उड़ता है ना बेढंगा, हंसने वाली बात। इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? विकास एक खूबसूरत पतंग उड़ाता है। समझ गए? तो अच्छा चलिए गागर में सागर भर देते हैं। राइट, सेंड और फ्लाई, ये तीनों शब्द जो है मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया होने के नाते सकर्मक क्रिया भी है और असकर्मक क्रिया भी है। राइट के साथ जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तब ये सकर्मक क्रिया कहलाएगा, और के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे राइट ए लेटर और राइट एन एसे, राइट ए पोएम, राइट ए ड्रामा। लेकिन जब राइट के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए
तभी आपको असकर्मक क्रिया कराएगा। ऐसी स्थिति में टू आ जाता है, जैसे राइट टू मी, राइट टू हिम, राइट टू देम, राइट टू अब्दुल कलाम साहब। फ्लाई शब्द का हाँ राइट का मतलब होता है लिखना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और उड़ाना दोनों। तो उड़ने के अर्थ में जब इसका प्रयोग हम पक्षी के लिए करते हैं तब वह सकर्मक क्रिया बन जाता है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यदि ऑब्जेक्ट आता भी है तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर फ्लाई जो असकर्मक हो गया है, जो ऑब्जेक्ट में हम जोड़ रहे हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई द स्काई, तो गलत है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसी तरह से सेंड का मतलब होता है भेजना, आपका सकर्मक और सकर्मक दोनों में। जब सेंड के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए वस्तु सूचक, तब ये सकर्मक क्रिया कहलाएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे सेंड 5000 रुपीज़, सेंड ए गिफ्ट, सेंड द बुक। लेकिन जब इसके बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, जैसे व्यक्ति सूचक, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तब यहाँ पर वो सेंड जो है असकर्मक क्रिया बन जाता है और के साथ टू लग जाता है। जैसे सेंड टू चांदनी, सेंड टू विकास, सेंड टू शिवांगी, सेंड टू राकेश, सेंड टू मी। यहाँ पर सेंड जो है असकर्मक हो गया। और सेंड ए लेटर, सेंड सम मनी, यहाँ पर सेंड जो सकर्मक हो गया। फिर अगले वीडियो में हम एक नया चीज़ को लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।